हेलो दोस्तों, माय नेम इज सलीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं इंटरव्यू की सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब लगातार हम कंटिन्यू ऊपर से भी ऑफर आ रहे हैं मेरे पास। काफ़ी पदाधिकारियों के अपने नर्सिंग में जो संगठन में अपने अधिकारी हैं उनके भी मेरे पास ऑफर आ रहे थे कि भाई अब एक तरह से इस चैनल पे हम शुरुआत कर रहे हैं आज से इंटरव्यू की अपनी सीरीज़ की, जिसमें अपन विभिन्न पदों पे जो है अपने नर्सिंग के राजस्थान में या फिर ऑल इंडिया में, तो उन पदाधिकारियों के जो है एक तरह से इंटरव्यू लेंगे। तो अभी इसी क्रम में सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने महेंद्र पाल जी के जरिए, और इनको अभी अपने राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन पूरे राजस्थान का जो है प्रदेश सचिव बनाया है कशिश कच्छावा जी, है ना? कशिश कच्छावा जी कौन है? प्रदेश संयोजक साहब है कशिश कच्छावा जी। उन्होंने इनको जो है अभी सचिव बनाया है और इनकी पोस्टिंग अपने 12 राजस्थान जिले में है, जो CHA के पोस्ट पर है, तेल फैक्ट्री रोड पर जो UPSC है। तो आज इनसे हम कुछ बातें करेंगे भाई, CHA को आप किस आधार पे आगे हम परमानेंट होंगे या फिर क्या अड़चनें आ सकती है, ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम, और किस आधार पर ये काम करते हैं, ठीक है, क्या क्या CHA क्या है, किस तरह से स्थायी हो सकते हैं, भविष्य में कितनी संभावना है, और अभी जो मिशन इंद्रधनुष अभियान चल रहा है क्या उसका भी बेनिफिट हमें इसमें मिलेगा। बाकी जो अभी संविदा नियम आया उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो एक तरह से काफ़ी जो है बेनिफिट इससे आपको मिलने वाला वीडियो को, और थोड़े से अपन महेंद्र पाल जी के विचार भी देखेंगे, क्योंकि एक तरह से पद इतना इंपॉर्टेंट एक तरह से मायने नहीं रखता जितनी अपने महेंद्र पाल जी की स्पीच मायने रखती है। मैंने इनकी पहले भी स्पीच सुनी है, काफ़ी इन्होंने अच्छी स्पीच दी है, और जैसे कि मैं जानता हूँ इनको शायद बीमा आदमी से भी जुड़े हुए हैं ना। हो गए तो हाँ, संभागीय जैसे बीमा आर्मी के, तो एक तरह से काफ़ी अच्छी इनकी जो है स्पीच है। तो आज इनसे बातचीत करेंगे अपन, ठीक है महेंद्र पाल जी, लो माइक पकड़ो आप, तो अब बातचीत करेंगे आज। तो आप जाइए। हाँ, तो महेंद्र पाल जी आपका परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम महेंद्र पाल है। मैं हाल कार्यरत UPSC तेल फैक्ट्री बाना में कार्यरत हूँ CHA पद पर, और करीब हमें आज 6 महीने के ऊपर CHA की पोस्ट पे कार्यरत करते हुए हो गए। और इस दौरान हमें जो प्रशासन ने हमें जो कार्य दिया इस कोविड महामारी के दौरान, वो हमने बखूबी भी तरीके से पूरे राजस्थान में एक युद्ध स्तर पर हमने कार्य किया। पूरी CHA भाइयों ने, हमारे बहनों ने, सबने जो कौन सा कार्य था, NCT का कार्य हो गया, कोविड वैक्सीनेशन का हुआ, घर घर हमने सर्वे किए, और जो आज जो सेंसस से जो आंकड़े हैं राजस्थान सरकार के पास जो कोविड वैक्सीनेशन के लिए, वो हमारे द्वारा जुटाए गए हैं। हमने न सर्दी देखी, गर्मी देखी, न बरसात देखी। हमने विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी हमने वो कार्य किया, जिसके बदौलत ही आज राजस्थान इस कोविड वैक्सीनेशन में जो भारत की जो सूचकांक है उसमें ऊपर आया होगा। मैंने जी मैं कह रहा हूँ, अभी आपको जो CA बनाया है, आप कौन कौन से पदाधिकारी हैं, उनके नाम बताइए थोड़ा आपने। जी, हमारे प्रदेश संयोजक साहब राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन CHA अजमेर द्वारा रजिस्टर्ड है। इसके हमारे प्रदेश संयोजक साहब है कशिश कच्छावा जी, प्रदेश महासचिव रवि चावला जी है। इनके सानिध्य में पूरे राजस्थान में हमारे टीम कार्यरत है। सभी जगह हमारे कोटा में भी हमारे जिलाध्यक्ष है, बूंदी में, यहाँ बारा में भी हमारी टीम गठित है, और सभी जगह राजस्थान में करीब सभी जगह हमारा संगठन कार्य कर रहा है, और हमारे CHA भाइयों की मांग को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो CHA की पोस्ट है, तो बहुत सारे अपने ये इस वीडियो को नए कैंडिडेट भी देखेंगे, नए लोग, तो वो एक तरह से सोचेंगे CHA है क्या ये, मतलब CHA इन्होंने एक न्यू पोस्ट ऑर्गेनाइज की है। वैसे ये असंवैधानिक मानता हूँ मैं इसको, क्यों किसी प्रकार के आप ये मानते हो किसी को आशा वर्कर के बराबर हमको रख दिया गया है इन्होंने, सहायक का एक रूप में। हम नर्स ग्रेड सेकंड की हमारी जो आप जानते हो एलिजिबिलिटी होती है, उसमें नर्स के क्या नाम है GNM BSc MSc के जो स्टूडेंट है वो भी CHA में कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पे कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमारे साथ ये चला हुआ है। और सरकार का ये मानना था कि पिछली जो प्रथम लहर आई थी तो उस दौरान पे आशा वर्कर और जो भी इनके पास स्टाफ था, आंगनबाड़ी वर्कर या संबंधित स्टाफ, तो वो सर्वे करने गए थे, तो उनको इतना पता नहीं था कि क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, किस प्रकार से बीमारी करोगे, क्योंकि वो एक प्रकार से 8वीं 10वीं पास वाले होते थे, उनको मेडिकल और क्लिनिकल नॉलेज नहीं होती थी। तो इनको लगा कि कहीं ना जो इतनी बड़ी तादाद है, तो जो बचे हुए जितने भी हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट इन सबको लगाया जाए, इसलिए एक न्यू पोस्ट रिक्रूटमेंट करी कोविड स्वास्थ्य सहायक, इसमें हमारे लोगों को लगाए। इनका पर्पज ये था, जैसा हमें बताया गया है प्रशासन द्वारा, कि आप नर्सिंग क्वालिफाई होते हो, आपको सभी प्रकार मेडिकल और क्लिनिकल की जानकारी होती है, आप पेशेंट को देखते हुए उसके साइन और सिम्टम पहचान सकते हो, और साइन और सिम्टम के हिसाब से आप वो गाइडलाइन तैयार करके प्रशासन को भी बता सकते हो।
हाँ, तो महेंद्रपाल जी मैं बात करूँगा आपसे कि ये जो सीएचए है इनको किस तरह से आगे स्थायी हो सकता है ये मतलब? सीएचए देखो जिस प्रकार से, एक तो ये जो पदनाम दिया गया है, जो पोस्ट रिक्वायरमेंट की है, ये बहुत गलत है। सरकार को सिर्फ अपना काम करवाना था, इस हिसाब से इन्होंने ये पोस्ट रिक्वायरमेंट कर ली। और हमारा जो आप जानते हो, हमने जैसे जीएनएम नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग वाले हमारे जो स्टूडेंट हैं, इनको आप जानते हो एक प्रकार से हम अच्छा कैडर है, हमारा सेकंड ग्रेड में हम आते हैं, तो हमारा पदनाम और हमें पोस्ट वास्तव में हमारी नर्स ग्रेड सेकंड होना चाहिए। उसके लिए हमारी पुरजोर मांगे। और इसी के साथ ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा चला हुआ ये किया जा रहा है कि जो विपरीत परिस्थितियों में हमने काम किया, उसके बावजूद हमारा जो वेतनमान है बहुत ही अल्प है, बहुत कम है। तो हम चाहते, अरे ये तो सर राजस्थान सरकार और भारत सरकार जिस कानून के हिसाब से चलती है, तो उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। श्रम कानूनों के हिसाब से हमारा जो अकुशल, कुशल, अर्धकुशल और कुशल और उच्च कुशल में, हम उच्च कुशल में आते हैं, तो उस हिसाब से में पर डे के हिसाब से ये वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं प्रकार से हमारे सरकार से मांगे कि हमारे जो श्रम कानूनों को देखते हुए उसके हिसाब से हमें वेतनमान पर डे के हिसाब से दिया जाए। और जो हमारी ये 3-3 महीने की आप हमें हमारा परिवेश काल बढ़ाते हो, इस काल को आप सीधे एक्सटेंड करके आगे बढ़ाया जाए, 1 साल में 2 साल का बढ़ाया जाए। अच्छा, ये भी दो बड़े चीजें हुई अपने सीएचए की। 10 जनवरी को काली पट्टी बांध के विरोध किया था, 21 जनवरी को पोस्ट कार्ड अभियान में चलाया गया। अभी भी सरकार ने नहीं सुनी है लगभग सरकार। अब आगे क्या है आपके मतलब? हमारी मांगे हमारे प्रदेश संयोजक साहब ने और हमारे प्रदेश महासचिव साहब ने 15 आगे एक्टिविटी है, 15 आगामी 15 से 20 फरवरी के बीच हमारा महा आंदोलन महापड़ाव होगा जयपुर में, वहीं पर राजधानी में। तो इसका मतलब ये तो फिर एक बड़ी वो खबर हो गई राजस्थान की सरकार के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ी, मतलब राजस्थान को ध्यान देना पड़ेगा इस पे। ध्यान देना जो जरूरी। हमारी संख्या बल इतनी है कि राजस्थान सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जानते कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो इसी हिसाब से हम 28,000 सीएचए हैं। तो आप जानते हो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अगर आगामी चुनावों को भी देखते हुए मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे तो इसके गंभीर परिणाम आगामी चुनावों को भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज ये है कि अभी बहुत सारे सीएचए भाई अपने 25,000 वो सोच रहे कि यार तो मार्च तक की हमारी ड्यूटी है ना, मार्च तक था, तो अब वैसे भी कोविड के काफी ज्यादा केस कम हो गए, तो अब मतलब क्या संभावना आगे लग रही है कि ये आगे किस आधार पर बढ़ेगी आगे? देखो, सरकार को जरूरत बहुत सारी है। अच्छा, अभी आप जानते हो कि जिस प्रकार से इस देश में प्राथमिक केयर में 2 चीज़ें आती है, एक तो क्या ना स्वास्थ्य और हमारा पुलिस विभाग, और एक सफाई कर्मचारी। इन तीनों कोरोना महायोद्धाओं ने जिस प्रकार से कार्य किया, आप जानते हो बड़े से बड़े सरकारी दफ्तर बंद थे, स्कूल बंद थे, सब चीज़। लेकिन अगर ये तीनों सेवाएं बंद कर दी जाती है तो सोचो देश का क्या हाल होगा। सैनिक हट नहीं सकता, स्वास्थ्य कर्मचारी अपने पीछे नहीं हटा सकते, सफाई कर्मचारी एक प्रकार के योद्धा है, उनको भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो जरूरत तो है। जैसे 50,000 की भर्ती में आज इन लोगों ने 65,000 की अभ्यर्थियों को आगामी इन्होंने भर्ती की घोषणा कर दी। तो हम जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी केयर में आते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य चीज़ें हर इंसान से जुड़ी हुई है। घर पे बैठे रहोगे तभी आपके मान लो स्वास्थ्य खराब होता है, तो स्वास्थ्य कर्मी तो चाहिए ना। तो हमारी आबादी के अनुपात में हमारी सरकार का, पिछली गई सरकारों का ये इनका दोहरा रवैया रहा है कि आबादी के अनुपात में, और जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हो राजस्थान की, ये इन्होंने आदि तक कितनी भर्तियाँ नहीं निकाली हैं। जो आज वो 25,000 ये भाई और बहनें जो हमारे सीएचए लगे हैं, ये बहुत कारगर काम कर रहे हैं। और जैसे हमारे कुछ भाइयों ने सीएचए ने राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर चुकी, और राजस्थान हाई कोर्ट ने भी माना कि 8 दिन तक जो सर्वोत्तम कार्य किया है वो सीएचए द्वारा किया गया है, और इनको नियमित तरीके से इनको रोजगार को निरंतर जारी रखे, और इनका जो सम्मानजनक वेतन है जो श्रम कानून के तहत उनको दिया जाए। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ कि अपने जो सीएचए है इसमें मानदेय है अपनी सैलरी, इसमें भी ज्यादा काफी परेशानी आई थी। अब वैसे तो पता नहीं सिस्टम बैठ गया हो, थोड़ा सा इन्होंने जमा दिया और अकाउंट नंबर ले लिए है ना, तो मतलब मानदेय में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी और क्या क्या मतलब आगे आपको बताना चाहिए, सलाह देनी चाहिए कैसे? मानदेय में साहब पहले बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। मांग ये है कि 26,500 हो गई, मांग उठा रहे हैं सभी सीएचए 25,000, सही है या नहीं है, या फिर क्या रहना चाहिए? साहब, ये जितनी भी मांगे हमारी संवैधानिक मांगे, कोई गैर संवैधानिक मांग नहीं करते। इस देश में पैदा होने के नाते शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य का हमारा पूरा हक अधिकार बनता है। ये सरकार कहीं से दे नहीं दे रही, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अच्छा, एक और चीज है, शायद आपको पता नहीं हो क्या मैं बता दूंगा नहीं होगा तो अपने अभी राजस्थान में एक नियम आया है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स संविधान का नियम आया है, तो उसके बारे में मतलब आप कितना जानते हो और क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? ये एक तरीके से हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को और जो संविदा कर्मी सभी डिपार्टमेंट के सबके लिए एक प्रकार का अच्छा हुआ है। मुख्यमंत्री ने ऐसी घोषणा कर दी है। इसमें ऐसे कानून है 5 साल तक काम करना कि 5 साल तक काम करने के बाद आपको
एक प्रकार से दोहरा रवैया और हमारे बीच ऐसी गलतफहमी फैलाएगी कि आप सब लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। लोग खुश हुए हमारे सभी संविदा कर्मचारी भाई, लेकिन 5 साल तक आपको काम करने के बाद 5 माह का वेतन देने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रकार से ये हमें नियमित करने की तरफ कोई कदम नहीं है, ये हमारे साथ चला हुआ जा रहा है। और आगामी सभी डिपार्टमेंट के सभी संविदा कर्मचारियों को अपील करता हूँ कि आप सभी इसके पुरजोर विरोध करें और इसके लिए जेबर कूच के लिए आए। अच्छा, ये जो प्रत्येक जिले में अपने अध्यक्ष बने हुए हैं सीएचए स्वास्थ्य सहायता एसोसिएशन या फिर नर्सेस स्वास्थ्य सहायता एसोसिएशन आपका ही मान लो, तो इसमें जो प्रत्येक जिले में हर ब्लॉक में हर तहसील पे अध्यक्ष है, उनको क्या करना चाहिए ताकि सरकार की तरफ ध्यान भी जाए? अभी विधानसभा का शायद बजट भी आ गया, आज 9 तारीख से शायद आज बजट आना था, है ना? अब देखते हैं आगे बजट में क्या आएगा, तो मतलब ऐसा क्या करना चाहिए इनको और किससे राह पे चलनी चाहिए? मैं सभी हमारे जिलाध्यक्ष भाइयों से और सभी सीएचए भाइयों से अनुरोध करूंगा कि देखो, ये जो मामला है ये क्या है, सरकार द्वारा और प्रशासनिक उच्च प्रशासनिक स्तर का है। जो राजस्थान में हमारे सचिव बैठते हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब बैठते हैं, स्वास्थ्य मंत्री साहब हैं, तो इन लोगों को हमारी जो लोकल जितने भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हम विधानसभा में चुन के भेजते हैं, जिस हमारे एमएलए एमएलसी, उन सब के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि आज हमारे प्रतिनिधित्व हम करने वाले हो और आपको हमारी पुरजोर मांग प्रत्येक इसमें विधानसभा में हमें अपने एमएलए को उनको बुला के उनको समस्याओं को अवगत कराना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल आपका? जो 80-20 चल रहा है, 80% महिलाएं को लेंगे, 20% लड़कों को लेंगे। देखो वो मामला देखो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के हिसाब से जो एमसीआई के नियम जो पूरे बने थे, आप जानते हो कि नर्सिंग का जो एक पेशा था वो देखेंगे नहीं कि पूरे विश्व में जो हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी थे, उन्होंने तो एक प्रकार से महिलाओं के संबंध में जुड़ा हुआ था बहुत समय से। और आगामी भी ये, क्योंकि सेवा सुरक्षा के हिसाब से ये सब माना जाता है, सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है कि एक महिला अच्छे तरीके से लीड कर सकती है, लेकिन अब वहाँ पर उनको दिया गया है तो हम इसकी पहल ही करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजर्वेशन और भर्तियों में दिया जाता है, उसी प्रकार का रिजर्वेशन हमारी बहनों को भी एम्स में दिया जाए। कहीं ना कहीं प्रकार से हमारे जो पुरुष भाई उनके साथ भी कोई किसी प्रकार कोटाराघात ना हो, बराबर रखा जाए। जो ये अपने राजस्थान में सीएचओ हेल्थ ऑफिसर है ना, तो अब इसमें भी आगे संभावना लग रही है कि शायद ये बीपीसीसीएच का कोर्स इंक्लूड कर सकते हैं, यानी सिर्फ उन्हीं को मान्यता देंगे जिसके बाद बीपीसीसीएच का 2020 के बाद जो 65 हुए विद्यार्थी उनके बीपीसीसीएच का कोर्स इंक्लूड किया है इन्होंने। तो मतलब एक तरह से सरकार का गलत रवैया नहीं है कि मतलब बेचारा 2020 के पहले जो नर्सिंग स्टूडेंट है 65 हुए हैं, उनके तो ये नहीं बीपीसीसीएच कोर्स तो कर ही नहीं पाएंगे सीएचओ की भर्ती फॉर्म अप्लाई। देखो, सरकार की नीतियाँ बहुत ही अलग प्रकार से है, लेकिन ये किसी प्रकार से जनमानस को परेशान करने वाली होती है जहाँ तक देखा है, क्योंकि इनके कोई भी नियम कायदे ये पहले से बताया नहीं करते, उसके बाद ये नए नियम लागू कर दिए जाते हैं, जिसकी परेशानी आप जानते हो। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में अनेक प्रकार में हम अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, इनके नियमों के कारण हमें कई प्रकार की परेशानियाँ उठानी पड़ती है। इसका कारण ये भी अपने नर्सेज में यूनिटी नहीं है। नर्सेज में यूनिटी तो है नहीं साहब, इस प्रकार से बहुत संगठन एक प्रकार से देखा सबसे ज़्यादा वीडियो नर्सिंग स्टूडेंट देख रहे हैं, तो मतलब रखनी चाहिए नहीं चाहिए यूनिटी रखना चाहिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि शायद डॉक्टर इस पूरे राजस्थान में कम क्या ना एक निश्चित मात्रा में हो, लेकिन आप एक टीचर के बाद दूसरे ऐसे वर्ग हो जो बहुत अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि संख्या बल सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप कहीं ना कहीं प्रकार से आपका वोट परसेंटेज भी होता है, सब चीज़ का आपका होता है, तो आप कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव डाल सकते हो और अपनी संख्या बल का परिचय दे सकते हो। क्योंकि हमारे मुख्य मांगे हैं, फर्स्ट में हमारी जो 15 से 20 तारीख को महापड़ा हो रहा है उसमें कि हमारे नर्स ग्रेड सेकंड में कैडर में शामिल किया जाए। दूसरी हमारे ये हमारे अभी प्रदेश योजना साहब इसके बीच से 15 से 20 तारीख के बीच में एक तारीख डिसाइड की जाएगी और सभी हमारे राजस्थान में हमारे जिलाधीशों को सूचित कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक्टिविटी चालू की जाएगी। हमारी मुख्य मांग अभी तक 2 ही है हमारी, एक तो नर्स कैड सेकंड कैडर में हमें शामिल किया जाए, दूसरी 26,500 हमारा वेतन किया जाए जो हमारा संवैधानिक है और हम उसे लेके रहेंगे। और जो एक हमारा एक और है कि आप जो 3-3 महीने की हमारा जो काल ये ड्यूरेशन काल बढ़ा है, इसको आप एक साथ एक्सटेंड करके 2 साल बढ़ाओ, क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कह सकते, सरकार कहती है कि दूसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, 10 लहर तक बता देते हैं हमें। जब 10 लहर आएगी तो फिर हमारा समय क्या नाम है, हमारा कार्यावधि भी बढ़ाई जाए। आप 3-3 महीने में क्या सोच सकते हो? मान लो दोबारा लौट के कोरोना आ गया, फिर क्या करोगे आप? ये बात सही है। अपने एम्स के भरत बेनीवाल का नाम सुना होगा? हाँ जी साहब। अच्छा, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा अपने विचार। भरत बेनीवाल जी भी संघर्ष करते रहते हैं आए दिन, कहीं ना कहीं किसी प्रकार में 2013 की भर्ती में भी देखा था हमने, हमारे से थोड़े सीनियर है
और आगामी और भी अभी भी वो जयपुर में, लेकिन उन मेरा मानना है कि क्यों नहीं हमारे लोगों को मुख्य बात क्यों नहीं हो पा रही मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से क्यों नहीं मुद्दे की बात क्यों नहीं हो पा रही। हम क्यों इन लोगों के अपने जीव जूरे में लगे हुए हैं। हमें हमारा संवैधानिक हक है कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार देना पड़ेगा सरकार को, इसको आप कोई इसी प्रकार नहीं रोक सकती। हमें प्रकार मांगे। और दूसरी चीज़ है, इन्होंने संविधान पे इतने कर्मचारी रख रखे आयत कर से 10 साल के ऊपर हो चुके हैं, बहुत से 20 साल भी हो गए इन लोगों को। तो इन लोगों को उनका मानदेय आपने इतना कम क्यों कर रखा है। इसी देश में संविधान लागू हुई, इस संविधान के हिसाब से श्रम कानून बने हुए, श्रम कानून के हिसाब से पर डे के हिसाब से उनको जो वेतनमान मिलना चाहिए तो उनकी कैटेगरी के हिसाब से वो आपने आज दिन तक क्यों नहीं लागू किए। आप 3, 4, 5 हज़ार में नर्सिंग कैडर के सेकंड ग्रेड के आदमी को काम करवा रहे हो। अभी जो आपने क्या नाम है कोरोना काल सेकंड लहर देखी है, उस लोगों ने सरकार ने दोहरी रवैया अपनाया। जो कोरोना वार्ड बनाए थे जिनमें सस्पेक्ट पेशेंट, उनमें इन्होंने परमानेंट स्टाफ को नहीं लगाकर कॉन्टेक्चुअल जो अपने जो प्लेसमेंट एजेंसी स्टाफ थे वो स्टाफ पूरा लगा हुआ था। अगर वो स्टाफ के कोई कर्मचारी मर जाता तो उसका क्या जिम्मेदारी थी। एक आपका परमानेंट स्टाफ मरता है तो 1 करोड़ का बैठता है, और हमारा जो 7,900 का और जो हमारा 4-5 हज़ार का कर्मचारी मर जाता है तो उसकी कौन जिम्मेदारी है। ये बहुत दोहरा रवैया है जो सरकार द्वारा बीते दिनों से, बहुत दिनों से और सभी सरकारों में जारी है। तो हमारी सभी CHA भाई और सभी नर्सिंग कैडर के भाई मेरी पुरजोर अपील है कि भाइयों एकता के सूत्र में बंधो। ये आपको कोई भी देते हैं तो किसी प्रकार का आपको एहसान नहीं कर रहे। एकता के सूत्र से मुझे पता चला है, अभी थोड़ी सी मेरे पास खबर आ रही है कि शायद थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तुम्हारे बीच में, शायद संदीप शर्मा जी अपने अध्यक्ष है। देखो क्यों हो रहा है, वो जो भी है, देखो मेरे बात सुनो, मत विचारों में मतभेद से, लेकिन हमारे बीच मनभेद नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य उनका भी है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें रोजगार चाहिए और सम्मानजनक वेतन चाहिए। ये उनकी भी मांग है और ये मेरे यहाँ राजस्थान में जितने भी एक CHA उस सबकी मांग है ये। तो ये थे अपने महेंद्र पाल जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी स्पीच दी है। मैं इनके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि इनकी पोस्ट तो है, इनको सचिव बनाया है, लेकिन इनकी स्पीच काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि किसी भी इंसान की स्पीच से ही वो आगे बढ़ता है, क्या पता ये आगे जाके और अच्छे पद पे जाए। तो इसी के साथ क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूँ आपसे कि अभी हम लगातार, अब ये फर्स्ट हमारा इंटरव्यू था सीरीज़ का, और अब लगातार अभी और भी बड़े पदाधिकारियों के पास हम जाएंगे, उन इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू की सीरीज हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब पर। बाकी इसके अलावा और भी अधिक जानकारी हम देने वाले हैं अभी इस यूट्यूब चैनल पर, जैसे बोनस भुगतान अधिनियम है, किस आधार पर बोनस मिलता है, या फिर सूती कपड़ा उद्योग को सबसे पहले बोनस दिया गया था, है ना। अफसा कानून है, राजस्थान सेवा नियम 1951 है, इसके बारे में भी हम हमारे यूट्यूब चैनल में चर्चा करेंगे। राजस्थान सेवा नियम है, कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स है, किस तरह से अप्लाई कर सकते हो उनके ऊपर, TSP नॉन TSP, तो ये सभी चीज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बाकी और भी चीज़ें हैं जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एजुकेटर अपॉइंटमेंट है 2012 का रूल्स है, पंजाब गवर्नमेंट रेगुलेशन है, किस तरह से पंजाब सरकार ने परमानेंट किया था, मणिपुर सरकार ने भी अभी 1 महीने पहले परमानेंट किया है NHM वालों को। तो ये सभी आपको हमारा इसी चैनल में मिलेगी। बाकी महेंद्र पाल जी है अपने, और इन्होंने काफ़ी अच्छा लगा, आपको कुछ विचार हो इनके बारे में तो वो ज़रूर रखिए कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हो और आपकी भी कुछ सलाह हो। इसके अलावा उन्होंने बताया जैसे कि अभी 14-15 तारीख को शायद, है ना, तो उसके लिए भी आप तैयार रहे अपनी मांगों को सरकार के मनवाने के लिए। तो इसी के साथ ही अब ख़त्म करते हैं, और बाकी एक बार उनसे पूछ लेते हैं कुछ कहना चाहिए एंड में। तो बस सभी साथियों से लास्ट ये अंतिम हमारी प्रार्थना भी है और मेरा निवेदन भी मानो मेरे भाइयों कि जितने भी आप CHA साथी है सभी एकता के सूत्र में बंधो, किसी बार में व्यर्थ बयानबाजी ना करें। और दूसरी बात, हमें जयपुर में जो वहाँ पढ़ा हो, क्योंकि जो हमारी समस्या है वो जयपुर में ही सोल्व होगी, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री बैठता है, स्वास्थ्य मंत्री है और हमारे जो सेक्रेटरी बैठते हैं। ये प्रशासनिक उच्च प्रशासनिक स्तर की चीज़ें जो जिले स्तर से सफल नहीं हुई। तो आप सभी जब भी जयपुर के कूच का आह्वान हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे बहन और भाई सभी आप जयपुर पधारने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों।